गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम राजनीतिक दल वाला अपना चैप्टर कर रहे थे, जिसमें राजनीतिक दलों की कार्य और भूमिका के बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसका पार्ट 2 है वीडियो सीरीज़ का, उसमें आज हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उनमें क्या क्या गुण और उनके क्या क्या दोष पाए जाते हैं। तो देखिए, दलीय व्यवस्थाएं जो होती हैं, राजनीतिक दल की जो व्यवस्था होती है उसमें 3 वर्गों में उसको बांटा गया है, जिसमें पहला है एक दलीय प्रणाली, सिंगल पार्टी सिस्टम जिसको कहते हैं, द्विदलीय प्रणाली, बाय पार्टी सिस्टम, और बहुदलीय प्रणाली यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला, यानी कि एक दलीय शासन। एक दलीय शासन प्रणाली एक्चुअली हम किसको हैं? एक दलीय प्रणाली जिसमें ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें शासन का सूत्र एक ही राजनीतिक दल के हाथ में होता है। इसमें जनरली या तो ये होता है कि वो एक ही दल सत्ता में होता है, या जो सत्तारूढ़ दल होता है वो इतना शक्तिशाली होता है कि और जो दल पाए जाते हैं वो उसकी शक्ति के सामने नगण्य भूमिका में रहते हैं, या फिर वो अपने जो विरोधी दल होते हैं उनका दमन कर देता है, जैसे तानाशाही शासकों के उसमें होता है। जो उनकी सत्ता होती है उसमें वो अपने विरोधी गुटों का पूरी तरह से दमन कर देते हैं। तो इसीलिए ये एक दलीय प्रणाली सिस्टम पाया जाता है। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, सर्वाधिकारवादी और लोकतंत्रीय प्रकार के। सर्वाधिकारवादी मतलब जिसमें तानाशाही प्रवृत्ति होती है। लोकतंत्रीय में जैसे हम एग्जाम्पल लें भारत का ही, 1967 तक हमारे यहाँ लोकतंत्रीय एक दलीय प्रणाली थी, यानी कि हमारे यहाँ और राजनीतिक दल थे, लेकिन 1967 तक कांग्रेस ही लगातार केंद्र की सत्ता में बनी रही, तो वो एक प्रकार का एक दलीय शासन ही था। उसके बाद के समय काल में परिवर्तन आए हैं। जबकि सर्वाधिकारवादी दलीय व्यवस्थाएं इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, चीन, सोवियत संघ, हंगरी, वियतनाम, उत्तर कोरिया, इन देशों में पाई जाती हैं। ज़्यादातर ये जो देश आप पढ़ रहे हैं इनमें से ज़्यादातर देशों में ये व्यवस्थाएं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम या उससे पहले पाई जाती थी। अभी ज़्यादातर देशों में ये व्यवस्था अभी इतनी रही नहीं है, सिर्फ एक चीन और उत्तर कोरिया को छोड़ करके, जहाँ पर कि एक दलीय प्रणाली का शासन पाया जाता है। अब देखिए, एक दलीय प्रणाली के गुण क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो कि अगर बहुत ज़्यादा दल नहीं हैं तो इसका मतलब उनके बीच का संघर्ष भी नहीं है। अगर संघर्ष नहीं है तो इसका मतलब है वो राष्ट्रीय एकता को कायम रख सकता है। तो सबसे बड़ी विशेषता एक दलीय प्रणाली की क्या होती है कि इसमें राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। दूसरा, एक ही दल, कार्यपालिका और मंत्रिमंडल एक ही होता है, इसीलिए स्थायी सरकार इससे बनती है। दूसरा, किसी दूसरे दल के प्रभाव के बिना इसमें सुदृढ़ और मजबूत शासन की स्थापना होती है, क्योंकि सरकार को स्थिर करने वाला कोई दूसरा दल होता ही नहीं है। लंबे समय तक एक ही सरकार रहती है, तो उससे वो अपनी दीर्घकालीन योजनाओं पर काम कर सकती है और अपनी प्लानिंग्स को ज़्यादा लंबे समय के लिए बना सकती है, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो या सोसाइटी से रिलेटेड हो। सरकार के सदस्यों में पारस्परिक विरोध नहीं होता, इसीलिए निर्णय शीघ्रता से लिए जाते हैं, क्योंकि एक ही पार्टी का शासन है, सभी लोग एक ही विचारधारा के हैं, एक ही प्रकार की सोच रखते हैं, तो उनके बीच में ज़्यादा संघर्ष नहीं होता और जो है वो निर्णय शीघ्रता से लिए जाते हैं, जिससे शासन थोड़ा कुशल और दक्ष हो जाता है। इसके अलावा गुटबंदी, जो कि बहुदलीय प्रणालियों में जनरली पाई जाती है, उससे ये दूर रहता है। तो ये एक दलीय प्रणाली के गुण होते हैं। उसके बाद देखिए, एक दलीय प्रणाली के दोष क्या होते हैं। इसके दोष में सबसे पहला, ये नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन करती है, इसीलिए अलोकतांत्रिक है। क्यों हनन करती है? क्योंकि उनके पास चॉइस ही नहीं होती है। अगर नागरिकों के पास चॉइस ही नहीं है तो उनकी किस बात की स्वतंत्रता है? वो एक ही दल को, जो भी खड़े हैं, जो भी प्रतिनिधि उसके हैं, उन्हीं को वोट दे सकते हैं, उन्हीं को चुन सकते हैं, तो उनके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है। दूसरा, ये निरंकुशता की जनक है। अपने आप अंडरस्टूड है, ये एक ही दल है, उसी के हाथ में सारी सत्ता है और हमेशा उसी के हाथ में रहने वाली है, तो अपने आप उसमें निरंकुश प्रवृत्तियों का जन्म हो जाता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट उन देशों के संदर्भ में जहाँ की बहुसंस्कृतिवाद है, यानी कि वहाँ बहुत सारी सभ्यताएं, बहुत सारी संस्कृतियाँ मिलकर रहती हैं, इसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है।
क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि जनता में बहुत सारी अगर सांस्कृतिक विविधताएं हैं तो उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें अलग अलग लोग चाहिए। एक पर्टिकुलर विचारधारा के लोग भले ही ये जताते हों कि वो बहुत सारी संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन बेसिकली वो किसी एक की तरफ ज़्यादा झुके हुए होते हैं। तो प्रॉपर तरीके से कभी भी सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। इसमें मनुष्यों के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। अगर वो स्वतंत्र ही नहीं हैं, उनके सामने कोई चॉइस ही नहीं है, तो उनका व्यक्तित्व का क्या क्या विकास होगा? ना उन्हें कुछ सोचना है, ना समझना है कि ये क्यों अच्छा है, ये क्यों अच्छा नहीं है, ये क्यों बुरा है, ये क्यों बुरा नहीं है। ये सब एनालिसिस करने के लिए उनके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है, तो उनके पर्सनैलिटी का क्या डेवलपमेंट होगा? कुछ नहीं। लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने में भी असमर्थ है। क्यों असमर्थ है? क्योंकि वो उनके जो दल है उसके सामने कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है जिसके रिगार्डिंग उनको बातें करनी है या उसकी नीतियों को क्रिटिसाइज़ करना है और अपनी नीतियों को बड़ा चढ़ा कर दिखाना है या अपनी नीतियों के गुण बताने हैं, उनके दोष बताने, इस तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। तो लोगों में अवेयरनेस भी नहीं आती है इन चीज़ों को लेकर के। विरोधी दल को सकारात्मक भूमिका की अनुपस्थिति होती है, मतलब विरोधी दल होता ही नहीं है, तो वो क्रिटिसिज्म की जो उनकी सकारात्मक भूमिका है वो नहीं हो पाती है। इसमें चुनाव एकमात्र ढोंग होते हैं। सबको पता है कि एक ही दल है और उसी की चॉइस है, उसी को वोट देने हैं, तो उसको चुन करके हम एक तरीके से चुनाव प्रक्रिया का ही मखौल उड़ाते हैं। चुनाव का मतलब होता है दो या अधिक चीज़ों में से कुछ एक चुनना, उसे कहेंगे चुनाव। जब आपके पास एक ही विकल्प है तो उसमें से क्या चुनना है? तो एक तरीके से चुनाव शब्द ही नहीं माना जाएगा। ये बहुमत पर आधारित प्रणाली नहीं है, यानी कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि बहुमत मिले उनको। मतलब बहुमत मिले मतलब कि ये बहुमत को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते, वो चुने जाते हैं और उनको ले लिया जाता है। उपरोक्त विवेचन के बाद ये कहा जाता है कि एक दलीय प्रणाली तानाशाही शासन व्यवस्था की परिचायक होती है। ये जिन देशों में विद्यमान होती है ये वहाँ के नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन करती है। इसी व्यवस्था के कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ, ये हम सभी जानते हैं। और जिस देश में जनतंत्रीय भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है वहाँ पर अगर थोड़ी सी भी ढील जनता को मिल जाती है तो वो तख्ता पलट कर देती है, जैसा कि हम और जो साम्यवादी देश हैं उनके व्यवस्था में हम देख चुके हैं। अब आता है द्विदलीय प्रणाली। द्विदलीय प्रणाली ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें शासन का सूत्र दो दलों के हाथ में रहता है। ये राजनीतिक दल दो जो होते हैं दोनों, ये इतने सशक्त होते हैं कि किसी तीसरे दल को सत्ता में नहीं आने देते। इसका मतलब देखिए ऐसा नहीं है कि जैसे हम ब्रिटेन और अमेरिका का आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो ब्रिटेन और अमेरिका में सिर्फ दो ही दल हैं और दल हैं ही नहीं, एक्चुअली हैं, लेकिन जब सत्ता में आने की बात आती है तो वो दो जो दल होते हैं वही सत्ता में आते हैं, किसी तीसरे को वो आने नहीं देते। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी है, उसी तरह से अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी है। इंग्लैंड में उसके अलावा भी और दल हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती है। तो राजनीतिक शक्ति का दो दलों में विभाजन होता है, इसीलिए इसे द्विदलीय प्रणाली कहा जाता है। अमेरिका और इंग्लैंड के अलावा ये बेल्जियम, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, पश्चिम जर्मनी और कनाडा जैसे देशों में भी पाई जाती है। अब इस प्रणाली के क्या गुण होते हैं? इसमें सरकार स्थिर होती है क्योंकि इसमें मंत्रिमंडल और विधानमंडल दोनों में एक ही दल का बहुमत होता है, यानी कि जो दल सत्ता में आया है वो पहले विधानमंडल में बहुमत में आएगा और उससे ही फिर मंत्रिमंडल बनेगा, इसीलिए वहाँ दोनों दोनों व्यवस्थाओं में उसका बहुमत हो जाता है। कठोर दलीय अनुशासन के कारण ना तो मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सकता है और ना ही समय पूर्व चुनाव कराए जा सकते हैं। तो क्योंकि विधानमंडल में उनका बहुमत है तो उनके लिए अविश्वास प्रस्ताव कौन लेकर आएगा, इसीलिए एक प्रकार से स्थिर सरकार होती है। इसमें सरकार बहुमत पर आधारित होती है, अधिक दृढ़ या शक्तिशाली होती है, अपनी नीतियों को आसानी से लागू कर सकती है। जो बिल वगैरह पास किए जाते हैं उन पर बहुत ज़्यादा कठिनाई उनको पेश नहीं आती है उनके सामने बहुत इजीली, क्योंकि उनका विधानमंडल में बहुमत होता है तो उनके बिल बहुत आसानी से पारित हो जाते हैं। इसमें स्थायी सरकार होती है, इसीलिए दीर्घकालीन योजनाओं पर ये काम कर सकते हैं, जैसे एक दलीय प्रणाली में काम कर सकते हैं। इसमें सरकार अच्छे या बुरे शासन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी ठहराई जा सकती है, क्योंकि जो दल बना होता है, मंत्रिमंडल बना होता है, उसमें एक ही दल के सदस्य होते हैं। इसीलिए
अगर अच्छी सरकार है तो भी उस दल की जिम्मेदारी है और बुरी सरकार है तो भी उस दल की जिम्मेदारी है। जनमत की भावना पर आधारित प्रणाली है ये। इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से सरकार का चुनाव करती है और जनता की इच्छा के अनुसार ही कोई राजनीतिक दल सत्तारूढ़ होता है। इसीलिए ये जनमत की भावना पर आधारित होती है। स्पष्ट बहुमत के कारण इसमें सरकार बनाना आसान होता है और बहुदलीय प्रणाली में जो सरकार की उठापटक के जो भ्रष्ट तरीके डेवलप हो जाते हैं उनसे ये व्यवस्था बची रहती है। इसमें संगठित विरोधी दल होता है, जो अपोजिट पार्टी होती है, वो इसमें एक्चुअली रचनात्मक आलोचना जो होती है वो पाई जाती है। दूसरा जो विरोधी दल होता है वो हमेशा सरकार को क्रिटिकल एनालाइज करते रहता है। इसमें निरंकुशता की भावना नहीं होती है। शासन के संचालन में जनता का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि बहुमत पर आधारित सरकार हमेशा जो होती है वो जनता की भावनाओं का सम्मान करती है। जनता ने ही उन्हें बहुमत दिया होता है, इसीलिए वो उनकी भावनाओं का सम्मान भी करती है। अब इस प्रणाली के दोष क्या होते हैं? सबसे इसमें तानाशाही की स्थापना हो सकती है। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल में भी वही दल है और विधानमंडल में भी वही दल है। तो दोनों दोनों मतलब उसके पास बहुमत है, विधानमंडल का बहुमत भी प्राप्त है और कार्यपालिका का को अपना समर्थन तो होता ही है। तो ये एक प्रकार से तानाशाही की स्थिति में आ जाती है। इसमें विधानमंडल मंत्रिमंडल के हाथों का खिलौना बनकर रह जाता है, क्योंकि उनका जो कार्यपालिका होती है उसका बहुमत विधानसभा में होता है या विधानमंडल में होता है। तो वो जो भी बिल लाए, कोई प्रस्ताव लेकर आए, विधानमंडल में ज़्यादातर उसका विरोध नहीं होता है। तो ये एक तरीके से विधानमंडल की बहुत मतलब शक्तिशाली भूमिका नहीं रह जाती कंपैरेटिव टू एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका। इसमें मतदाताओं की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, क्योंकि उनके सामने दो ही दल होते हैं और सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि उचित प्रतिनिधित्व सभी दलों को हमेशा बहुदलीय प्रणाली में ही मिलेगा, जहाँ ज़्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करते होंगे। इससे सारा देश दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं में बढ़ जाता है, या तो इधर की तरफ होगा या उधर की तरफ होगा। तो इससे थोड़ा राष्ट्रीय एकता पर भी फर्क पड़ता है। अब आता है बहुदलीय प्रणाली के बारे में। देखिए, बहुदलीय प्रणाली के बारे में क्या है कि जिन भी देशों में दो से अधिक राजनीतिक दल होते हैं वहाँ पर बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है और किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, वो बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है, उसे बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। सॉरी, इसमें सरकार एक दल की भी बन सकती है, मतलब किसी एक दल को बहुमत मिल भी सकता है, और ना मिले तो वो साझा सरकारें भी बना सकती हैं। इसका अगर मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दूं तो भारत में पिछले 10-15 सालों से जो डेवलपमेंट है वो यही है। हमारे यहाँ शुरू में तो किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता था, तो हमारे यहाँ गठबंधन सरकारों का दौर आया था, तो वो गठबंधन सरकारें बनती थी। अभी हमारे यहाँ जो वर्तमान में सरकार है वो जैसे भाजपा को पूर्ण बहुमत है, लेकिन फिर भी ये एक गठबंधन सरकार है। भाजपा के साथ में और 24-25 या मेरे को ठीक ढंग से सॉरी मुझे आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन कई सारे दलों ने मिलकर के ये सरकार बनाई हुई है। तो हमारे यहाँ ये गठबंधन सरकार के संदर्भ में है, भले ही इसमें एक दल को समर्थन है। तो भारत इसका सबसे सर्वोत्तम उदाहरण होता है। और ये दल प्रणाली स्थायी और अस्थायी दो प्रकार की हो सकती है। बहुदलीय प्रणाली भी स्थायी हो सकती है और अस्थायी हो सकती है। स्थायी बहुदलीय प्रणाली जिसमें अनेक दल सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन उनका ध्येय सरकार चलाने के साथ साथ ये भी रहता है कि राजनीतिक अस्थिरता ना आए, जैसा कि स्विट्ज़रलैंड में स्थिति है। जबकि अस्थायी बहुमत दलीय प्रणाली में उनको सिर्फ सरकार बनाने से मतलब होता है, अस्थिरता आती है तो आती रहे। इसके बाद देखिए इस प्रणाली के गुण क्या होते हैं। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट, जो बाकी की दोनों प्रणालियों में नहीं हो पाता, इसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है, क्योंकि विभिन्न वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक राजनीतिक दल राजनीतिक व्यवस्था में विद्यमान होते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, छोटे दल भी हैं, तो किसी न किसी क्षेत्र विशेष की या किसी न किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व वो करते हैं। तो हमारे यहाँ जब गठबंधन सरकारें बनती हैं तो सभी दलों को उसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। इसमें जनसाधारण को विचारों की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, मतलब
उनके पास में हमेशा ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं चुनने के। मतदाताओं को चुनाव की स्वतंत्रता रहती है, वो किसी भी दल को समर्थन दे सकते हैं। इसमें मंत्रिमंडल की तानाशाही स्थापित नहीं होती, क्योंकि कई बार कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो संसद में भी इनका मिला जुला बहुमत होता है, तो मंत्रिमंडल की उतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं रहती है कि वो अपनी बहुत ज़्यादा चला पाए, क्योंकि मंत्रिमंडल भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। उसमें भी कई सारी सरकारों के कई सारे जो राजनीतिक दल होते हैं उनके लोग मिले हुए होते हैं, और विधानमंडल में भी वही स्थिति होती है। इसमें विधानमंडल मंत्रिमंडल के हाथों का खिलौना नहीं बनता, क्योंकि इसमें मंत्रिमंडल को विधानमंडल के समर्थन पर निर्भर होता है। मंत्रिमंडल इसमें एक्चुअली अगर वो ऐसे विश्वास प्रस्ताव ले आए और उसे पास करवा दिया जाए तो सरकार गिर सकती है। इसीलिए इसमें विधानमंडल कंपैरेटिव टू मंत्रिमंडल स्ट्रांग होता है। इसमें सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि जनता ने उन्हें चुनकर भेजा होता है। सरकार अगर जनहित विरोधी कार्य करती है तो जनता जो है उसे समय से पूर्व गिरा भी सकती है। इसमें स्थानीय स्वशासन की भावना का विकास होता है। ये प्रणाली प्रजातांत्रिक प्रणाली में प्रजातांत्रिक प्रकार की प्रणाली मानी जाती है। इसमें राष्ट्रीय सरकार की परिकल्पना संभव हो सकती है। राष्ट्रीय सरकार मतलब एक ऐसी सरकार जो संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती हो। तो जितने ज़्यादा दल होंगे उतने ज़्यादा हितों का प्रतिनिधित्व होगा, तो उतना ही ज़्यादा वो राष्ट्रीय सरकार कहला पाएगी। अब इसके दोष क्या होते हैं? सबसे बड़ा दोष इसमें सरकार कई दलों से मिलकर बनी होती है, इसके लिए वो निर्बल और अस्थायी हो जाती है और किसी भी समय टूट सकती है। कोई भी दल अपना समर्थन वापस ले ले तो सरकार गिर जाती है। इसमें सरकार दीर्घकालीन योजनाओं को लागू नहीं कर पाती है और ना ही दृढ़ नीतियाँ बना पाती है, क्योंकि उसे खुद ही पता नहीं होता कि वो कितने समय के लिए सत्ता में है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा लंबी योजनाओं पर काम नहीं करते हैं और कोई भी ऐसी नीतियाँ नहीं बना पाते जो थोड़ी थोड़ी कई बार नीतियों को लुभावन होना उतना ज़रूरी नहीं होता है, जितना कि किसी क्षेत्र विशेष में सुधार लाने के लिए थोड़े कठोर कदम उठाने की ज़रूरत होती है, जो ये सरकारें नहीं कर पाती हैं। इसमें सरकार का निर्माण करने में काफ़ी मुसीबतें आती हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे राजनीतिक दलों से सौदेबाजी करनी पड़ती है, जिससे भ्रष्टाचार का भी जन्म होता है। इससे दल बदल को बढ़ावा मिलता है। सरकारें बनाने के लिए जो भ्रष्ट आचरण अपनाए जाते हैं, सौदेबाजी की जाती है, उसके तहत कभी कोई दल टूट कर किस्में और कई व्यक्ति छोड़कर इस दल से उस दल में इस तरह की जो घटनाएं होती रहती हैं, इससे दल बदल को बढ़ावा मिलता है, जिससे अनुशासनहीनता बढ़ती है। इसमें संगठित विरोधी दल का अभाव रहता है। जो विरोधी दल होते भी हैं वो अल्पमत वाले होते हैं, तो वो उतने स्ट्रॉन्ग तरीके से उतने क्रिएटिव तरीके से अपनी मांगें अपनी बातें नहीं रख पाते हैं। फिर इसमें है कि इसमें शासनाध्यक्ष या प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत कमज़ोर होती है। किसी एक दल द्वारा समर्थन वापस लेने पर सरकार गिर जाती है। अगर एक ऐसा गठबंधन सरकार है जिसमें किसी को बहुमत नहीं है, तो उसमें प्रधानमंत्री की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो सकती है। लेकिन अगर जैसे हाल की कंडीशन है, अभी की जो सरकार है उसमें बीजेपी को बहुमत है, तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। उसके अलावा देखिए ये पॉइंट थोड़ा इस तरह से भी देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की स्थिति को देखने के बजाय हम ऐसे देखें कि अगर बहुत सारे दलों की सरकार है और उसमें प्रधानमंत्री को सामंजस्य बनाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये भी तो निकलता है कि वो कितने सारे हितों को पोषित कर रहे हैं। तो ये कहना बहुत ज़्यादा सही नहीं है कि प्रधानमंत्री की स्थिति गिरती है या प्रधानमंत्री की इतनी स्ट्रॉन्ग स्थिति नहीं होती है। दरअसल इसमें हमें इस तरह से कहना चाहिए कि इसमें प्रधानमंत्री को ज़्यादा सामंजस्य बनाकर चलने की ज़रूरत होती है। साझा सरकार होती है तो इसमें उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाता है। मतलब कोई भी किसी भी पूरी तरह से हम किसी भी एक व्यक्ति को उत्तरदायी इसमें नहीं ठहरा पाते हैं। वैसे ये पॉइंट भी थोड़ा ऐसा है कि क्योंकि सभी मंत्रालय और मिनिस्ट्रीज़ हमेशा कि मंत्री विशेष का उत्तरदायित्व होता है और उसी के बाद वो सामूहिक उत्तरदायित्व में परिवर्तित होता है, तो जिसको भी ये उत्तरदायित्व सौंपा जाता है उसे उसका तो पूर्ण उत्तरदायित्व इसमें होता ही है। ये अवसरवादिता और सिद्धांतहीनता की जनक है। ये एक पॉइंट इसमें काफ़ी सही है, क्योंकि इसमें सरकारें बनाने के लिए जो उठापटक होती है उसमें बहुत अवसरवादी प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।
सौदेबाजियाँ, भ्रष्टाचार और दल बदल इस तरह की जो स्थिति बनती है, ये अस्थिर सरकार की जनक होती है, जिससे कि सरकार देश पर चुनावी बोझ आ जाता है। मतलब गठबंधन सरकारों के साथ ये सबसे बड़ी समस्या है कि कोई भी समर्थन वापस ले तो सरकार गिर जाती है, फिर दूसरे और ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो तो चुनाव करवाए जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो उससे देश के ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है और बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी होती हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है, इसमें हमने दलों पर बातचीत की। एक दलीय प्रणाली क्या होती है, उसके क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं। सेम उसी तरह से द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। आपको इसमें छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, पर्टिकुलर अलग अलग, कि एक दलीय प्रणाली के गुण दोषों को बताइए, द्विदलीय प्रणाली से आप क्या समझते हो उसके गुण दोष बताइए। या आपसे एक बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राजनीतिक दलों में दलीय व्यवस्था को आप किस प्रकार से समझते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ये आपका पार्ट 2 पूरा होता है। अब नेक्स्ट जो इसका होगा वो मैं पार्ट 3 बनाऊंगी, जिसमें हम राजनीतिक दलों का मूल्यांकन पढ़ेंगे, जिसमें हम राजनीतिक दलों के क्या गुण होते हैं और क्या दोष होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो 3rd पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।